नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 31 अगस्त और 31 अगस्त आज इस अगस्त की अंतिम तारीख है। आज से अगस्त महीने का डेली 30 समाप्त हो जाएगा और हम लोग प्रवेश करेंगे सितंबर में। सितंबर के डेली 30 में जो लोग चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना, आईएएस प्रेप एकेडमी पर जाके 109 का ये मंथली सब्सक्रिप्शन है, उसको ले सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है डेली का पीडीएफ के साथ में डेली का टेस्ट आपको मिल जाता है और वीकली टेस्ट आपको मिल जाते हैं और इन वीकली टेस्ट का पीडीएफ भी हम आपको देते हैं। ये सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए वैलिड होता है और इन 30 दिनों के अंतर्गत हम संडे को टेस्ट लेते हैं। 4 टेस्ट ये हो जाते हैं, किसी महीने में 5 टेस्ट भी हो सकते हैं और ये हर दिन एक टॉपिक और प्लस करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। टॉपिक पर हम 20 क्वेश्चन लेते हैं और करंट अफेयर पर हम 10 क्वेश्चन जो दिन भर की इंपॉर्टेंट घटनाओं पर, 1-2 दिन की घटनाओं पर आधारित होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30 जो कि राजनीतिक शब्दावलियों पर है। और ये जो डेली 30 आज का है, इस पर कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका उत्तर कैसे दें। तो इसको देखने के बाद ये काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है कि सर्वोदय के सिद्धांत के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन किन 2 मूल्यों पर आधारित है? सत्य और नैतिकता, शांति और अहिंसा, ईमानदारी और उपयोगिता। इसका आप लोग पहले उत्तर दीजिए और उत्तर देने के बाद मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान कीजिए। तो सर्वोदय का जो सिद्धांत था ये गांधी जी का सिद्धांत है और गांधी जी विश्वास करते थे शांति और अहिंसा में, पीस और नॉन वायलेंस में, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। गांधी जी का जो ये सिद्धांत है इसमें बताया गया कि जब कोई ऐसी राजनीतिक मान्यता स्थापित होती है जिसमें किसी भी देश अथवा समाज के सभी लोगों के कल्याण को आधार बनाया जाता है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं, सबका कल्याण, सर्वोदय हो, तो उसी को सर्वोदय कहा जाता है, सबका उदय हो। और समाज में अहिंसा और शांति पर आधारित आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाना सर्वोदय का सिद्धांत है। अगर समाज में अहिंसा होगी, समाज में शांति स्थापित होगी, तो पीस के द्वारा और नॉन वायलेंस के द्वारा हम सर्वोदय की स्थापना कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत राजा अपने वफादार राजभक्तों को राज्य की सेवा के बदले में राज्य की भूमि को अनुदान स्वरूप देता है, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? और ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। ऐसी व्यवस्था को कहते हैं सामंतवाद। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था या एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में एक ऐसी प्रणाली जिसका अभ्युदय हुआ था यूरोप में रोमन साम्राज्य की समाप्ति के पश्चात 19वीं शताब्दी में। उस समय तक 19वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में सामंतवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इसमें होता क्या था, राजा अपने वफादार राजभक्तों को राज्य की सेवा के बदले राज्य की भूमि दे देते थे। मान लीजिए कोई सर्विसेज दे रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तो उसको उसके बदले में लैंड दे दी गई, भूमि दे दी गई अनुदान के रूप में। और ये राजभक्त ऐसे होते थे जो सर्विस के बदले इसको पाते थे और उनके बड़े, आप कह सकते हैं, चहेते होते थे, विश्वास पात्र होते थे, वफादार होते थे। राजा बड़े सामंतों से भूमि के लिए लगान वसूल करता था और बड़े जो सामंत होते थे वो उन बड़ी बड़ी भूमि को छोटे सामंतों को बांट देते थे और उनसे वो लगान वसूल करते थे और उसमें से अपना कमीशन काट के राजा को देते थे, मतलब बचत ही हो जाती थी। और इसमें सबसे खराब स्थिति होती थी किसानों की। जो किसान है वो प्रताड़ित होता था, उसकी दशा जो थी वो बड़ी दयनीय दशा होती थी, उसका शोषण होता था, निर्दयता का वो शिकार होता था, है ना। आम लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो जाती थी इस व्यवस्था के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक महत्व के विषय पर बहस करने के लिए सदन की कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव, यानी कि आपको करना है पब्लिक इंपॉर्टेंस की किसी विषय पर डिबेट और इससे सदन की कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव आपको लाना है, तो उस प्रस्ताव को क्या कहा जाएगा? और इस प्रस्ताव को हम कहते हैं कटौती प्रस्ताव, कट मोशन इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कटौती प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव जब संसद या विधायिका का कोई सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर बहस करने के लिए, तो उसमें काम रोको प्रस्ताव उसको तभी कहा जाता है कि सदन की कार्यवाही को बंद करो और हमारी बात सुनो, है ना। सार्वजनिक महत्व का ये विषय है
काम रोको प्रस्ताव इसको कहा जाता है। और अध्यक्ष मतदान द्वारा प्रस्ताव का निर्णय करता है और ये प्रस्ताव प्रश्नकाल की समाप्ति के पश्चात होता है। यहां से भी प्रश्न आपसे बन सकता है और पश्चात सदन की किसी भी सदस्य द्वारा ये प्रस्तुत किया जा सकता है, कोई भी इसको प्रस्तुत कर सकता है। अगला प्रश्न है, गन बोट डिप्लोमेसी का क्या अर्थ है? गन बोट डिप्लोमेसी क्या है ये? तो गन बोट जो डिप्लोमेसी है, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ये एक राजनैतिक कूटनीति है जिसमें भय का प्रदर्शन किया जाता है। नाम ही है गन बोट, गन दिखा के आपसे कुछ मनवा लेना, यानी कि भय का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। वैसे आतंकवाद में भी भय का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। आतंकवाद भी अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो सबसे बड़ा तो डर ही है ना आतंकवाद में। भाई गन दिखा के, बमबारी करके, बमबारमेंट कुछ भी होता है तो वो भय ही दिखाया जाता है, डर ही, डराया ही तो जाता है। तो ये राजनीतिक कूटनीति जिसमें भय का प्रदर्शन किया जाता है। कोई भी देश अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे देश को अपनी शक्ति का भय दिखाता है और इसका यूएसए बहुत उपयोग करता है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका बहुत उपयोग करता है। कुछ मामलों में चाइना भी इसका उपयोग करता है, लेकिन यूएसए इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है, यूएसए इसका सबसे ज्यादा उपयोग करता है। रिकॉल सिस्टम से क्या तात्पर्य है? रिकॉल सिस्टम क्या है? तो रिकॉल सिस्टम जो है वो क्या है? रिकॉल सिस्टम किसे कहते हैं, वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ऐसा सिस्टम होता है, निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्धारित समय के पूर्व ही मतदाताओं द्वारा बुला लिया जाए, पश्चात नहीं, पूर्व। ये दोनों ऑप्शन देखिए बड़े क्लोज दिए हैं। तो जब पूर्व ही बुला लिया जाता है मतदाताओं द्वारा, यानी कि पहले चुना गया, निर्वाचित है वो प्रतिनिधि, लेकिन उनको देखा गया कि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको बुला लिया गया, तो उनको ऐसे सिस्टम को रिकॉल सिस्टम कहा जाता है। यानी कि हमने पहले आपको दायित्व दिया लेकिन आप उसका निर्वहन सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने उसको क्या किया? रिकॉल कर लिया, आपको बुला लिया। बात समझ में आ रही है? बुला लिया। तो ये जो सिस्टम होता है, ये ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया होती है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्धारित समय से पूर्व बुलाया जाता है ना। और भारतीय संविधान में देखा जाए तो इसका कोई प्रावधान आपको नहीं मिलेगा, कोई प्रावधान नहीं है। इसकी व्यवस्था स्विट्जरलैंड के संविधान में आपको मिलेगी रिकॉल सिस्टम की। भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगला जो प्रश्न है, शीत युद्ध क्या होता है? बड़ा सामान्य सा प्रश्न है और कई बार ये आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, शीत युद्ध क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो शीत युद्ध में क्या होता है, कभी आपने सोचा है? अप्रत्यक्ष तनाव होता है या प्रत्यक्ष तनाव होता है, या लगातार अस्त्र शस्त्र से युद्ध की स्थिति बनी रहती है? तो शीत युद्ध में लगातार अस्त्र शस्त्र की स्थिति नहीं बनी रहती है, लेकिन ये जो युद्ध है ये तनाव की स्थिति, तो इस युद्ध नाम ही है। तो युद्ध में अगर तनाव ना हो तो युद्ध कैसा? अप्रत्यक्ष तनाव की स्थिति इसमें बनी रहती है ना। इनडायरेक्ट स्ट्रेस रहता है जब दो देशों या गुटों के बीच में अप्रत्यक्ष तनाव होता है। समाचार पत्र, रेडियो, अन्य समाचार माध्यम से प्रचार, आजकल तो बड़ा सब बढ़ गया है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी इसमें आप जोड़ लीजिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। वैसे सीधे मैदान में नहीं लड़ते, लेकिन एक दूसरे देश की बुराई करते हैं, आरोप लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति को शीत युद्ध की स्थिति कहा जाता है। अमेरिका और रसिया के बीच में बहुत लंबे समय तक ऐसी स्थिति रही है ना। दौर ही पूरा चला है। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है? साम्राज्यवाद का क्या अर्थ? साम्राज्यवाद का अर्थ आप क्या समझते हैं? भ्रष्टाचार करने की नीति है, या जबरन कब्जे करने की नीति है, या राज्य क्षेत्र में विस्तार करने की नीति है, या व्यापार करने की? तो एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें एक्सपेंशन होता है टेरिटरी का। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, तो साम्राज्यवाद का ही तो एक उदाहरण था। तो राज्य क्षेत्र के विस्तार की ये नीति होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी देश अपने राज्य क्षेत्र का जो विस्तार करता है, एक्सपेंशन करता है, आक्रमण कर देगा किसी देश पर, उसको परास्त कर देगा और उसकी जितनी भी शक्तियां हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सब अपने हाथ में ले लेगा, हस्तक्षेप करेगा, उस देश का शोषण करेगा। तो ये साम्राज्यवादी नीति है। किसी भी मामले में ये सकारात्मक नहीं मान सकते, ये नकारात्मक ही होती है। चीन का भी यही रवैया रहता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी सरकारी कार्यालय द्वारा किसी कार्य के कार्यान्वयन में बिना वजह बाधा पहुंचाई जाती है, जिससे उस कार्य का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? मान लीजिए कि कोई लाभ आपको मिलना है
और उस लाभ की जरूरत आपको अभी है, इसी समय है, और वो 2 साल बाद आपको मिले, तो इस समय लाभ था, ये पहला पॉइंट है उसका, लेकिन 2 साल बाद मिला, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इसी को कहते हैं रेड टैपिंग, लाल फीताशाही कहते हैं, है ना। और इसका उद्देश्य क्या होता है? कुछ कमाई हो जाए, कार्यान्वयन में हीला हवाली क्यों, ढीलापन क्यों, कि उसके कुछ हमको मिल जाए। बिचौलिए जो होते हैं, अधिकारी होते हैं, आप लोग भी अधिकारी बनेंगे, तो कहते हैं ना लाल फीता शाही। पहले क्या होता था, लाल फीते में फाइल लपेट के रख दी जाती थी, पड़ी रहती थी मेज पे, अलमारी में रखी रहती थी, इसीलिए यह शब्द प्रचलन में आया। मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। मान लीजिए अभी किसी को कुछ हेल्प चाहिए, और आप 2 साल बाद जब उसकी स्थिति सुधर गई तब पूछ रहे हैं, या मर गया वो, तब आप हेल्प लेके पहुंच रहे हैं, क्या मतलब है उसका? वही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मार्क्सवाद कई बार आपसे पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि मार्क्सवाद का सिद्धांत अमेरिकी विचारक कार्ल मार्क्स द्वारा अभिकल्पित है, और दूसरा है कि इसके अनुसार सभी राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां अर्थतंत्र द्वारा संचालित होती हैं, और तीसरा है कि इसके अनुसार निजी संपत्ति सभी प्रकार के शोषणों के लिए जिम्मेदार है, और अगला है कि पूंजीवादी समाज को केवल क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है। तो सी भी सही है, डी भी सही है, बी भी सही है, लेकिन ये मार्क्सवादी जो विचारधारा है, ये अमेरिका से नहीं आई थी। मार्क्सवाद कहां से आया? ये रूस से आया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये अमेरिकी विचारक नहीं थे, ये अमेरिकी विचारक नहीं थे, जर्मन विचारक थे ये। और रूस में, सॉरी मैं रूस बोल गया, वहां पे इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं बोल गया। लेकिन ये विचारक अगर आपसे पूछा जाए, विचारक के तौर पर ये जर्मन थे, ध्यान रखिएगा इसमें, एक्सट्रीमली सॉरी, जर्मन विचारक थे। कार्ल मार्क्स जर्मन विचारक थे, राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर जोर देते थे, है ना। और ये सारी बातें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां अर्थतंत्र द्वारा संचालित होती हैं, निजी संपत्ति सभी प्रकार के शोषणों का जिम्मेदार है, सर्वहारा वर्ग में क्रांतिकारी चेतना जब तक नहीं आएगी समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी, वर्ग संघर्ष के पश्चात सर्वहारा वर्ग सत्ता प्राप्त कर समाज को शोषण से मुक्त बना सकता है। ये सारी बातें, क्रांति लानी पड़ेगी, पूंजीवादी समाज को केवल क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही से धीरे धीरे पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, वर्ग भेद समाप्त हो जाएगा, और तभी आप कुछ कर सकते हैं ऐसे समाज की स्थापना जहां पे सब लोग समान, ऐसी बातें ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, फेबियनवाद के संदर्भ में बात हो रही है। फेबियनवाद, फेबियनवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आज कुछ उस फॉर्मेट में प्रॉब्लम थी, इसलिए ऐसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फेबियनवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फेबियनवाद, बस इतना यहां पे ध्यान रखिएगा, फेबियनवाद, फेबिनिज्म की बात हो रही है, फेबियनवाद ऐसे ही लिख लीजिए, फेबियनवाद। इसके अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के लाभों को प्राप्त करने का अधिकार समान और सबके लिए है, और दूसरा है कि इसके अनुसार धन का वितरण समान हो जिससे आय की असमानता को दूर किया जा सके। दोनों बातें यहां पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। धन का वितरण समान करने की फेबियनवाद बात करता है, प्राकृतिक संसाधनों के लाभों को प्राप्त करने का जो अधिकार है वो समान सबके लिए करने की बात ये करता है। फेबियनवाद जो है ये एक समाजवादी दर्शन है। फेबियन सोसाइटी का निर्माण 1884 में हुआ बुद्धिजीवियों के द्वारा, और इन जो बुद्धिजीवी थे, इन बुद्धिजीवियों इंटेलेक्चुअल जो थे, इनके द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया, और इन्होंने मतलब एक समाजवादी दर्शन प्रस्तुत किया। और इस सोसाइटी का नामकरण रोमन जनरल फेबियस मैक्सिमस कंटेयर के आधार पर हुआ, और इसमें वे ही अपने तरीके से अपनाए गए रोमन जनरल के द्वारा कार्थेज के जनरल हन्निबल के विरुद्ध अपनाए गए थे, है ना। तो इसमें वही तरीके अपनाए गए, वो तरीके अपनाए गए जो उनके विरुद्ध अपनाए गए थे। ये कहानी आपको नहीं ध्यान रखनी है, लेकिन इसका मूल क्या है? इसका मूल यह है कि प्राकृतिक संसाधनों के लाभों को प्राप्त करने का जो अधिकार है वो सबके लिए है ना। भूमि हो, पूंजी हो, उस पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। ये राज्य को सकारात्मक भलाई की संस्था के रूप में मानते हैं, और ये कह रहे हैं कि जो लैंड होगा, जो कैपिटल होगी, अगर ये राज्य के पास होगी तो राज्य सबका कल्याण करेगा, और जबकि अगर ये व्यक्ति में निहित हो जाएगी, किसी एक के पास चली जाएगी, तो उसका सकारात्मक उपयोग नहीं हो पाएगा, असमानता आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवाद के अंतर्गत क्या होता है? सरकार का कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होता जिससे किसी व्यक्ति की अर्थोपार्जन की स्वतंत्रता बाधित हो। कोई भी व्यक्ति निजी व्यापार अथवा रोजगार का विकास मुक्त रूप से कर सकता है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उदारवादी राजनीतिक संस्थाओं को रक्षा प्रदान की जाती है। तो ये सारी की सारी बातें जो दी हैं ये सब सही है। इसके बारे में, पूंजीवाद के बारे में ये सारी बातें सही है, उपयुक्त सभी सही यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है ना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पूंजी का उपार्जन कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। किसी भी तरीके से कोई बाधा नहीं होती है, कोई बाधा नहीं होती, निजी व्यापार आराम से व्यक्ति करे। लेकिन इसमें समस्या यही आती है कि जब कोई बाधा नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, तो कोई व्यक्ति गरीब होता चला जाएगा, कोई अमीर होता चला जाएगा, जिसके पास जितनी क्षमता है वो विकास करता चला जाएगा। हक भी है, लेकिन ये समस्या भी खड़ी हो जाती है, असमानता भी इससे आ जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं है। आज कई बार आप लोगों को आंसर दिख जा रहा है, वो वही सिस्टम की वजह से सही हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का समर्थन किया जाता है, इसमें कानून पास करने का अधिकार जनता के पास होता है। 5वीं शताब्दी में स्थापित ग्रीस का लोकतंत्र इसका उदाहरण है, और सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा कहा जा रहा है ना? क्या है इसमें? तो इसमें प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का समर्थन किया जाता है। ऐसा क्यों होगा? अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहां से आ गई? तो ऐसे ही ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बहुत जोर देके बताना चाहता हूं। अगर आपने क्वेश्चंस देखा और क्वेश्चन देखते ही आपने सही से उसको रीड किया, रीड करने के बाद में आपने फिर ऑप्शन पर विचार किया, तो लगभग ये मान के चलिए कि 80% इसका आंसर आपने निकाल लिया, अच्छे से पढ़ लिया। गड़बड़ तभी होता है जब आप हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व लोक का निषेध किया जाएगा, उसमें इसका समर्थन क्यों किया जाएगा? ठीक है, और ये जो व्यवस्था थी, ये 5वीं शताब्दी में ग्रीस में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ, वहीं से इसका सूत्रपात हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसंघ के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य संयुक्त रूप से किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक सरकार की स्थापना करते हैं। और दूसरा है कि इस परिसंघ में नागरिकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क होता है। नागरिकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क होता है क्या? सोच के आप देखिए, ये सही है। तो दूसरा वैसे ही देखिए गलत हो गया, और पहला यहां पर सही है। परिसंघ जो होता है उसमें कई स्वतंत्र राज्य संयुक्त रूप से मिलकर एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक सरकार, लेकिन डायरेक्टली अगर आप कहें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सिटीजन, तो ये गलत हो जाएगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, कई स्वतंत्र राज्य संयुक्त रूप से एक सरकार की स्थापना करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष संपर्क इसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही के संबंध में सही कथन आपको बताना है। इसमें लोक सेवकों द्वारा प्रशासन का संचालन किया जाता है, सरकारी अधिकारियों का वर्चस्व स्थापित रहता है, और प्रशासकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोगों द्वारा की जाती है। पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरे पे विचार कीजिए। नियुक्ति की बात हो रही है, नियुक्ति क्या लोक सेवा आयोग करता है? लोक सेवा आयोग नियुक्ति नहीं करता, लोक सेवा आयोग चयन करता है, और चयन की लिस्ट फिर चली जाती है कार्मिक मंत्रालय के पास, और कार्मिक मंत्रालय आपकी फिर नियुक्ति के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजता है, जैसी रैंक आपकी आती है। तो पहला दूसरा यहां पर सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना? ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो शब्द आया था फ्रांस से, शासन उसका मतलब होता है। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार अपने राष्ट्र के प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए लोक सेवकों की नियुक्ति करती है ना? प्रशासनिक ढांचा बनाती है, जैसे भारत में भी है। आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस ये सब बनना चाहते हैं, स्टेट सर्विसेज में आप पीसीएस बनना चाहते हैं, तो आप क्यों परेशान है? क्योंकि आपको अधिकार मिलेंगे, है ना? सरकारी अधिकारियों का वर्चस्व इसमें रहता है, आपको अधिकार मिलेंगे। इसमें अधिकार के पीछे आप बहुत कुछ सोच के रखे हैं। जब समान विचार रखने वाले लोग किसी एक दल या समूह में विश्वास करते हैं और उसी दल में सम्मिलित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? समान विचार है, विचार समान है, एक दल या समूह में आ गए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति आपकी पोलराइजेशन कहलाती है, ध्रुवीकरण कहलाती है। ए ऑप्शन इसकी भी इसका करेक्ट हो जाएगा। समान विचारधारा, एक दल एक समूह का निर्माण, और उसी दल में वो आ गए जिसमें सब लोग एक ही जैसे हैं, एक ही विचारधारा है उनकी, तो इसी को ध्रुवीकरण आप बार बार सोचते हो, ध्रुवीकरण कर रहे हो, है ना? कई बार ये ग्रुप में भी ध्रुवीकरण की बात आ जाती है ना? कई बार ये बड़ा कॉमन शब्द हो गया है। तो पोलराइजेशन इसी को कहा जाता है। कोरम होता है, क्या होता है? 10 से अधिक सदस्यों की संख्या, 50 से अधिक सदस्यों की संख्या,
यह कार्रवाई के लिए न्यूनतम उपस्थिति संख्या या किसी मुद्दे पर विरोध करने के लिए जो संख्या होती है, जो रिक्वायर्ड नंबर होता है, तो वास्तव में कोरम होता है न्यूनतम उपस्थिति। बिल्कुल आप जानते होंगे कार्रवाई के लिए जो न्यूनतम, अब ये अलग अलग होगा, कहीं पे 50 हो सकता है, कहीं पे 10 हो सकता है। अब टोटल कहीं 10 ही मेंबर है तो वहां पे कोरम 50 थोड़ी हो जाएगा, और जहां पे 500 मेंबर है वहां पे कोरम 10 थोड़ी होगा, कुछ और बढ़ा के रखा जाएगा। एक बात मैं बता रहा हूं, तो ये न्यूनतम संख्या जो भी होगी उसको कोरम कह दिया जाता है ना। जैसे कोई सभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, या कोई नॉर्मल सभा भी है, तो उसमें होता है ना कि इतना कोरम होना चाहिए, कि कम से कम इतने लोग होने चाहिए तभी कोई फैसला लिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है कि उपनिवेशवाद, पराधीन बनाने के सिद्धांत, उपशमन, दो राज्यों के बीच बिगड़े हुए संबंधों में सुधार की प्रक्रिया। और अगला है एनवाय, किसी देश का आधिकारिक प्रतिनिधि किसी अन्य देश में मनोनीत जो होता है। और अगला है उत्प्रेषण, निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालयों को जारी किए गए प्रलेख। उपनिवेशवाद, ये तीनों ऊपर सही दिए हैं, और उत्प्रेषण को ध्यान से पढ़िए। निम्न से उच्च को कहे जारी किए जाएंगे प्रलेख, उच्च से निम्न को किए जाएंगे। देखिए कितना सरल प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़िए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं भी आता है तब भी इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। प्रश्न का जवाब देना और नॉलेज होना दोनों अलग चीज है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार लोगों को खूब नॉलेज होता है और प्रीलिम्स फेल करते रहते हैं। कारण क्या? कारण ये होता है कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, वो ध्यान से पढ़ते नहीं, ये समस्या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सत्ताधारी दल के खफा मंत्रियों के द्वारा, किसी भी दल के सदस्यों द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा, या राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा? अविश्वास कौन करेगा? जो विपक्ष में होगा। तो विपक्षी दल जो होते हैं, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होते हैं, वो कहते हैं कि चलो अविश्वास प्रस्ताव, मुझे यकीन नहीं रह गया है, मुझे विश्वास नहीं है, किसी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होगा, विपक्षी दल के द्वारा किया जाएगा, है ना। अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के पक्ष में यदि 50 सदस्य भी हों तो अध्यक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है, और इसके बाद प्रस्ताव पर बहस होती है और अंत में मतदान होता है। अगर स्वीकृति मिल गई तो सत्तारूढ़ दल त्यागपत्र दे देगा। अगर मोदी जी के खिलाफ अगर ऐसा हो जाए तो मोदी जी त्यागपत्र देंगे, पूरी कैबिनेट त्यागपत्र दे देगी, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, अधिनायक तंत्र की विशेषता है, क्या है बताइए? नागरिकों के अधिकार सीमित हो जाते हैं इसमें, सत्ता की सारी शक्ति व्यक्ति विशेष के हाथ में आ जाती है, और इसे जनता का समर्थन प्राप्त होता है। नागरिकों के अधिकार सीमित करोगे तो आप समर्थन लेने की कैसे सोच सकते हो? पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा गलत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप समर्थन कहां से प्राप्त करोगे? जनता को ही पीड़ित प्रताड़ित करोगे, उसका समर्थन आप प्राप्त करोगे। नागरिकों के अधिकार को सीमित कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, और सारी सत्ता शक्ति एक विशेष व्यक्ति के, हिटलर के हाथ में जैसे चली जाए। जैसे अभी अफगानिस्तान में, वहां पे एक ग्रुप, एक समूह के हाथ में, तालिबानियों के हाथ में आ गई। अब उसमें कोई शासन तंत्र कुछ नहीं रहेगा, जो भी उसका सर्वे सर्वा होगा वही संचालित करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद के सत्र के समय शीघ्र कार्यवाही आवश्यक हो तो राज्याध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आदेश अध्यादेश कहलाता है, और यह किसी निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है। बताइए, दोनों बातें सही है इसमें कि गलत है? संसद के सत्र के समय, यहां ध्यान दीजिए, दूसरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन समय नहीं। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, स्थगित हो, उस समय, ना कि समय, तो पहला तो गलत हो गया। आपने ध्यान से पढ़ा होता तो सही होता। हो सकता है आपने सही से पढ़ा हो, तो मैं कह रहा हूं तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समय नहीं, जब सत्रावसान हो, सत्र ना चल रहा हो और शीघ्र कार्यवाही की जरूरत पड़ रही हो, महसूस हो रही हो, तो राज्याध्यक्ष जो है वो क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। बात समझ में आ गई? और ये निश्चित समय के लिए जारी होता है, ऐसा नहीं कि वो एक बार जारी हो गया तो आगे हमेशा के लिए हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के समुचित एक्सट्रीमली सॉरी, ये करंट अफेयर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, भारत के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F64 फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और दूसरा है कि सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले। ध्यान से उत्तर दीजिएगा। सुमित अंतिल ने पदक तो जीता है, लेकिन कहां के रहने वाले हो, किस प्रतिस्पर्धा में, इसको मिलान कर लीजिएगा तो ये बिल्कुल सही है। इन्होंने 68.55 मीटर का नया कीर्तिमान बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। और ये सुमित जो है ये सोनीपत के रहने वाले हैं, और ऑस्ट्रेलिया के ये
माइकल बुरियन से ज्यादा इन्होंने दूरी फेंक मतलब फेंका है, ज्यादा दूरी पे, और उनको मिला है क्या, रजत पदक। ध्यान रखना, उनको क्या मिला है, रजत पदक। और श्रीलंका के हैं दुलन कोडियाथवाकू, इनको कांस्य पदक मिला है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा ये स्वर्ण पदक है। कुल पदक तालिका में अभी तक की स्थिति जो भी है वो आप मत याद करिए अभी, है ना, लेकिन आगे हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, तब तैयार करिएगा, नहीं तो ये कभी कभी दिमाग में चीजें बैठ जाती। हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? तो ये मूवी थिएटर आपका लद्दाख में बनाया गया है। कहां पर? लद्दाख में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, लद्दाख में ये मूवी थिएटर बनाया गया। लद्दाख में ये दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर, इसका उद्घाटन अब किया गया है। ठीक है, और ये जो है जो मूवी थिएटर है, ये लेह के पलदान इलाके को, लेह के पलदान इलाके को 11,562 फीट की ऊंचाई पर अपना पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर ये मिला है। तो ये लद्दाख में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये -28 डिग्री सेल्सियस पर काम करेगा, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा मूवी थिएटर कहां है, तो ये लद्दाख में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन है? इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो विजेता है ये 2021 के हैं। ठीक है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स के हैं, ये भी ध्यान रखना है, कई बार आप खेल भूल जाते हैं। ये है मैक्स वेरस्टापेन। कौन है? मैक्स वेरस्टापेन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मैक्स वेरस्टापेन रेडबुल नीदरलैंड के हैं, और इनको बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता घोषित किया गया है। बेल्जियम ग्रांड प्री को बारिश के कारण अभी रोक दिया गया था, और केवल 2 लैप पूरे हुए थे तब रोका गया था, और इन दोनों लैब्स में हुई प्रगति के आधार पर इनको विजेता घोषित कर दिया गया है, मैक्स वेरस्टापेन को, है ना। जॉर्ज रसेल को दूसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुध विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहला आयुष विश्वविद्यालय, और ये बन रहा है गोरखपुर में, और गोरखपुर में भी पिपरी तरकुलहा गांव में बन रहा है ना। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किया जा रहा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो गोरखपुर जिले के पिपरी तरकुलहा गांव में आयुष विश्वविद्यालय ये बन रहा है, और ये उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय होगा। महायोगी गुरु गोरखनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय इसका नाम होगा। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आगे आप समझ सकते हैं। 2023 तक इसकी सीमा तय की गई है कि ये बन जाएगा। 299 करोड़ रुपए इसके लिए राशि रखी गई है। राज्य में के 98 आयुष जो कॉलेज हैं वो इसी से संबद्ध कर दिए जाएंगे, है ना। और एक पैरामेडिकल कॉलेज भी गोरखपुर में पहले से मौजूद है, और जल्दी यहाँ पे एम्स भी बनाया जाएगा। और अगर ऐसे योगी जी कुछ दिन रह गए तो लखनऊ से ज्यादा संस्थान वहीं पर हो जाएंगे गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, मेरा वतन मेरा चमन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है? शिक्षा, अल्पसंख्यक, गृह, ग्रामीण विकास मंत्रालय, किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया यह कार्यक्रम है? तो यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का है। अल्पसंख्यक कार्य मामलों के मंत्रालय ने अभी भारत की आजादी का जो 75वां ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वां वर्ष के तौर पे, तो मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे का आयोजन किया। अच्छा, कई बार चीजें लगती हैं कि ... आप समझिएगा, तो इसमें कवियों को बुला के कविता का पाठ कराया गया, है ना। 2023 तक देश भर में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा ये सब चलेगा। खैर, जो भी हो रहा है, अब गवर्नमेंट अच्छा ही सोच रही होगी। अगला प्रश्न है, माई पैड माई राइट परियोजना नाबार्ड की एक पहल है, तो किस राज्य ने इसको लॉन्च किया? तो ये राज्य करने वाला राज्य है त्रिपुरा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया है, और ये परियोजना नाबार्ड और नैप फाउंडेशन की एक पहल है। नाबार्ड और नैप फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सहायता अनुदान, मजदूरी सहायता और उपकरणों के माध्यम से बेहतर आजीविका और मासिक धर्म स्वच्छता। यहाँ पे पैड का मतलब वही है, सैनिटरी पैड। ठीक है ना। तो माई पैड माई राइट MPMR जो कार्यक्रम है ये त्रिपुरा से शुरू किया, त्रिपुरा में ये लॉन्च किया गया है। और पहल के तहत एक सैनिटरी पैड बनाने की मशीन, 2 महीने के लिए कच्चा माल, 50 दिनों की मजदूरी और सामान के साथ पैकेजिंग सामग्री, और 3 चरणों में
5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने की बात भी इसमें की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो परियोजना है ये ग्रामीण महिलाओं को जो मासिक धर्म स्वच्छता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मुख्य रूप से चलाई गई है। योजना का नाम क्या है ये आप ध्यान रखना, माई पैड माई राइट। तो ये सैनिटरी पैड से रिलेटेड योजना जो त्रिपुरा में लॉन्च की गई है। जहाजरानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मैरिन स्टडी इसकी घोषणा की? समुद्री अध्ययन पर यह कौशल संस्थान है और जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कहां पर शुरू किया जाएगा? तो ये आप सोचेंगे वैसे कि कहीं तटीय क्षेत्र में, लेकिन ये असम में शुरू हुआ है, असम में, ठीक है ना। कौशल संस्थान है असम में। और केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो उन्होंने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई के तहत असम के गुवाहाटी में समुद्री अध्ययन पर एक कौशल संस्थान ये अभी स्थापित करने की घोषणा की है। तो असम में कहां पर है? ये गुवाहाटी में है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, ला गणेशन ने किस भारतीय राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। कहां के? मणिपुर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ला गणेशन ने 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। कहां के? ये मणिपुर के पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं और 17वें राज्यपाल वहां के बने हैं मणिपुर के। और मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पीवी संजय कुमार। उन्होंने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो राज्यपाल की शपथ कौन दिलाते हैं? ये भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो वहां के हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलवाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला जो और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ना। मणिपुर का नया राज्यपाल किसने? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, एरियाज किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी एक पहल है? AREAS। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल। एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है। और इसका गठन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अभी नहीं 2014 में ही कर दिया गया था, एक सोसाइटी के तौर पर, है ना। अक्षय ऊर्जा के लिए राज्य नोडल एजेंसियां इस एसोसिएशन के माध्यम से एक दूसरे के अनुभवों को साझा करती हैं। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश में ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी के रूप में क्या करता है? काम करता है। तो एरियाज ने अभी अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है, इस कारण से चर्चा में रहा है। और अंतिम प्रश्न है आज के करंट अफेयर का। प्रश्न है कि कौन सा देश साझा भाग्य 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लेने वाले हैं? कौन कौन से देश हैं? भारत, चीन, मंगोलिया, जापान, भारत, पाकिस्तान, मंगोलिया, वियतनाम, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यही है, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। ये साझा भाग्य 2021 शेयर्ड डेस्टिनी 2021 ये बहुराष्ट्रीय एक शांति अभ्यास है जिसमें ये देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चीन में होगा, सितंबर 2021 में ही इसका आयोजन होगा। और हैनान प्रांत वहां का है, उसके क्वेसान काउंटी में ये लोग मिलेंगे और वहां पर ये प्रशिक्षण और अपनी ट्रेनिंग करेंगे और अभ्यास करेंगे। और ये सभी 4 देश अभ्यास में भाग लेने के लिए 1000 से अधिक सैनिकों को भेजेंगे। पैदल सेना, सुरक्षा, हेलीकॉप्टर, इंजीनियरिंग, परिवहन, तेज प्रक्रिया, सब हर तरीके की सेवाओं की इकाइयां इसमें शामिल होंगी और ये लोग अपना अभ्यास करेंगे। तो ये रहा आज का डेली 30 सेशन। जिन लोगों को सितंबर में रुचि है, सितंबर की डेली 30 में, तो वो लोग एनरोल कर सकते हैं IAS प्रेप एकेडमी ऐप पर। कोई जानकारी चाहिए तो 6307281212 ये हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। कल से हमारी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है GRE लेक्चरर की, 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में। तो उसको 15 टेस्ट उसमें होंगे, जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।